चलो स्टार्ट करते बेटा हम लोग। नई घोड़ी नया दाम, नया चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड वैल्यूएशन गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी अमालगमेशन की है और जितनी कंसोलिडेशन की है। ये तीन बड़े चैप्टर बेसिकली आपके अकाउंट्स का मेजर पोर्शन कवर करते हैं बेटा। वैल्यूएशन शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स एंड अमालगमेशंस एंड कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन तीन चैप्टर पे आपकी पकड़ है तो पूरे अकाउंट्स पे आपकी पकड़ है। 100 बात की एक बात। एनीवे, तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली बात। और ये चैप्टर कुछ खास नया नहीं होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने 11th 12th में ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। बट वहां पे आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है रिगार्डिंग द अपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा वैल्यूएशन गुडविल निकालना, तो नाम वही है और कंसेप्ट अलग है। अभी तो आप बोल रहे हो सर एक ही चीज है, अभी बोल रहे हो अलग चीज है। तो समझना बड़े ध्यान से, इस चैप्टर के अंदर अपन को पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, ये चैप्टर बेटा आप लोगों ने 11th 12th में जब पढ़ा था तो आपने पार्टनरशिप के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। पर जब इस चैप्टर को हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंपनी के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे बेटा? कंपनी के रेस्पेक्ट में। एक कंपनी की जब गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी तो उस केस में कंपनी गुडविल कैसे निकाली जाएगी, एक कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन किया जाएगा तो कंपनी का शेयर का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं। तो इस चैप्टर का 2 पार्ट है बेटा। पहला पार्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा पार्ट क्या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये ध्यान रखना, वैल्यूएशन शेयर्स तभी आपको समझ में आएगा जब आपको वैल्यूएशन गुडविल अच्छे से आता है। अगर वैल्यूएशन गुडविल पे आपकी पकड़ है तो वैल्यूएशन शेयर्स पे आपकी पकड़ है। अगर वैल्यूएशन गुडविल आपको नहीं आता तो वैल्यूएशन शेयर आना बहुत मुश्किल है, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो जितना आपको ध्यान देना है, मेनली एम्फेसिस करना है, वो किस पे करना है? वैल्यूएशन गुडविल पे करना है। और वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर के अंदर सिर्फ आने वाले 3 दिन तक सिर्फ मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अपन जाएंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहले फंडामेंटल अपने स्ट्रॉन्ग करना है अपन को। तो सबसे पहली बात, जब वैल्यूएशन गुडविल के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो अगेन वैल्यूएशन गुडविल करने के लिए हमने ऑलरेडी बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। कहां पे पहले ना वैल्यूएशन गुडविल के बारे में जब बात करते हैं तो वैल्यूएशन गुडविल के लिए हम बचपन से पढ़ते हैं गुडविल निकालना, गुडविल निकालना, गुडविल निकालना। गुडविल सबसे पहली बात, गुडविल का मतलब क्या होता है पहले ये चीज तो फंडामेंटल क्लियर कर लें। हमें जब गुडविल का मतलब भी समझ में नहीं है, हम गुडविल निकाल रहे हैं, हमें ये पता है गुडविल मतलब ऐसी चीज जो दिखती नहीं है। गुडविल टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अरे तो बच्चे को पता होता है। अभी अकाउंट्स पढ़ो उसको ये तो पता ही होगा गुडविल का मतलब क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल क्या, गुडविल का मतलब ये थोड़ी इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का ये एग्जांपल है गुडविल। पर गुडविल इज नॉट द मीनिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल मतलब सबसे पहली बात तो ये, गुडविल मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी विदाउट एनी एफर्ट्स। गुडविल का मतलब ये होता है। गुडविल मीन्स मतलब क्या, मतलब इतना तो आप कमाए लोगे बिना कुछ मेहनत किए, इतनी इस व्यक्ति की गुडविल है, दैट्स दिस इज नॉन एज ए क्या बन जाएगा आपका गुडविल, दैट्स इट। मतलब जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, तो वो वजह क्या है, उस वजह को क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। और वो वजह की वैल्यू क्या है वो हमें समझना है बेटा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल कैसे किया जाएगा, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो गुडविल निकालने के डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स है। एक कंपनी की गुडविल अगर आपको निकालनी है, एक कंपनी है जिसकी आपको गुडविल निकालनी है, तो गुडविल कैसे निकल जाएगी? डिफरेंट एप्रोच के थ्रू यहाँ पे गुडविल निकाली जाएगी। ध्यान समझना। अब कौन से मेथड कब लगानी है, क्वेश्चन में इसके अगर हिंट गिवन होंगे, अगर हिंट गिवन नहीं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। और क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गुडविल आपको निकालना है, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड, दिस मेथड हम पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहली बात करें कौन कौन सी मेथड्स हैं। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसका नाम है बेटा, आपने वहां पे भी यूज किया, कहां पे बेटा? पार्टनरशिप के अंदर भी, सिंपल एवरेज मेथड। समझना, सिंपल एवरेज मेथड जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आप लिखते थे बेटा क्या? एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखते थे बेटा आप लोग? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स। मैं एक एक चीज का लॉजिक बात करूंगा, हर चीज का लिखने का मतलब क्या है। जब मैं बात करता हूं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट्स इट, दिस विल बी बाय, इससे जो आता है वो अल्टीमेटली क्या आता है? गुडविल। यहां से जो अमाउंट निकल के आ गई, ऑल आर द 5 मेथड्स किसके लिए बेटा? ये गुडविल निकालने से है। तो जो भी बता रहा हूं इनसे जो अमाउंट निकल के आएगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? गुडविल होगा। बट ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको यार समझना। पहली चीज बेटा
मैं जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ गया हूं, इस वैल्यूएशन शेयर की बात करूंगा, यहां पे एवरेज प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पे एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स वर्ड यूज करूंगा। हम बोलते हैं, बचपन से हमने पढ़ा है सिंपल एवरेज मेथड, मतलब क्या? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दिस नॉन इज ए गुडविल। बट यहां पे भी वही चीज है, बट यहां पे एवरेज प्रॉफिट का नाम बदल के हम नई चीज लिखते हैं, उसका नाम क्या है? एफएमपी। एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, नॉट मार्केटेबल, नॉट मार्केटेबल, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये एफएमपी मैंने क्यों बोला मैं बताऊंगा आपको। बचपन से अभी तक एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, जबकि इसका सही नाम वहां पे भी एफएमपी था, बट आपको बताया जाता है एवरेज प्रॉफिट, इसलिए आपने एवरेज प्रॉफिट, मैंने यहां पे बोल दिया एफएमपी, तो आप एफएमपी वर्ड यूज करोगे, बात खत्म। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहले बात तो मुझे यहां पे ये समझाना पड़ेगा, इन नंबर ऑफ ईयर्स आपने बचपन से करते हो, गुडविल निकालते हो तो नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई करते हो, बट व्हाई द नंबर ऑफ ईयर्स? लॉजिक क्या है इसके पीछे? बस बोला है किसी एग्जांपल, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। पर नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करने का 3, 4, 5 लिखा होता है। क्वेश्चन ने बोला टीचर ने 3 लिखा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा गुडविल। बट 3 से मल्टीप्लाई भी क्यों करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई भी क्यों करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? जो क्वेश्चन में गिवन उससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? इसके पीछे लॉजिक एक ही है, वो नंबर ऑफ ईयर्स इंडिकेट करता है इस बिजनेस को आपको परचेज किया है, तो जितना आप गुडविल का पेमेंट कर रहे हो, आप बिना एफर्ट्स किए इतने साल तक प्रॉफिट आप कमा लोगे। दैट मीन्स अगर मैं 3 यहां लिखा है तो मतलब इस बिजनेस की इतनी गुडविल है, इस बिजनेस से इतना प्रॉफिट। मैं यहां पे बोल रहा हूं प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट। जब मैं बात करता हूं यहां पे प्रॉफिट की बात करता हूं, मान लो आपका 50,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट आया, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब गुडविल आएगी 1,50,000 रुपए की। और ये 1,50,000 का गुडविल मतलब ये कि इस बिजनेस से आने वाले 3 साल तक बिना एफर्ट्स किए 50,000 रुपए तो आप कमाई लोगे हर साल, 50-50-50। दिस द फंडामेंटल। और इसको एफएमपी क्यों बोलता हूं? मुझे बताओ, गुडविल तो मैं फ्यूचर के हिसाब से सोचता हूं या आज के हिसाब से सोचता हूं? मुझे बताओ, मैं गुडविल के लिए पैसा पे करता हूं, क्यों? कि मुझे फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, और फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, इसलिए तो बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो कोई चीज क्यों लिखी गई है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स का लॉजिक समझ में आया? तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब इतने साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा, कितने का? इतने प्रॉफिट का। दैट्स इट, द नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय क्या? एफएमपी। तो नंबर ऑफ ईयर्स का लॉजिक समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट आज का होगा या फ्यूचर में कमाओगे? फ्यूचर में कमाओ, इसलिए यहां कहा जाता है एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे बात समझ में आ रही है? तो नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द सिंपल एवरेज, इसको मेथड है, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल एवरेज मेथड। क्या बोलते हो ना? सिंपल एवरेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और इनफैक्ट मैं सिंपल एवरेज क्या, ये इसको, इसका नाम ही सिर्फ क्या बेटा? एवरेज। बात खत्म। क्या भाई, इसका नाम ही क्या बेटा? एवरेज। अब ये एवरेज जो हमने यहां निकाला है, अब समझना एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब मैं एवरेज प्रॉफिट बोलता हूं तो यहां पे अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होगा एवरेज मेथड का बेटा? एफ MP multiply by number of years. Are you getting my points? FMP multiply by क्या होगा बेटा? Number of years. तो now say example, जब हम number of years की बात की, FMP multiply by क्या बेटा? FMP multiply by number of years. Are you getting my points? अब ये एफएमपी अल्टीमेटली देखा जाए तो इसको हम अल्टीमेटली है क्या चीज बेटा? एवरेज प्रॉफिट है। अरे बोलो, अब ये प्रॉफिट जो निकल सकता है बाय 2 मेथड्स, ये प्रॉफिट निकलेगा या तो सिंपल एवरेज मेथड से, या प्रॉफिट निकलेगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। समझना, ये प्रॉफिट निकलेगा या तो सिंपल एवरेज मेथड से, या कौन सी मेथड से बेटा? वेटेड एवरेज से। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लगाएंगे वेटेड एवरेज, अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है लगाएंगे वेटेड एवरेज। पर यहां पे ऐसा नहीं समझना है। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है, बात खत्म। क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको एफएमपी निकालना है, या क्वेश्चन ने आपको हिंट दे दिया वेटेड,
बात खत्म। तो आपको वहां पे प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब आपको वेटेड निकालना है तो वेटेड ही निकालना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर में है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो समझ में अच्छे से नहीं आया। जनरली बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ लिखा है कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे अगर 75,000 का प्रॉफिट है, दैट मीन्स प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 90,000 का प्रॉफिट है, मतलब हमें वेटेड एवरेज यूज करना है। क्या बचपन से ही पढ़ता है वो? हाँ है ना। बट अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला वेटेड एवरेज के लिए, तो आप वेटेड एवरेज नहीं लगाओगे, आप हमेशा क्या लगाओगे? सिंपल एवरेज। एक एक चीज ध्यान समझना बेटा, ये पूरा वैल्यूएशन गुडविल इस पूरी चीज पे टिका हुआ है। एक बेसिकली से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्चुअल क्लियर में गारंटी है, पढ़ के मत जाना वैल्यूएशन गुडविल, एग्जाम में कर लोगे। बट ध्यान से एक एक चीज, मैं यहाँ पे हर चीज के लिए बोल रहा हूँ बेटा, मैं जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उनको फंडामेंटल आप स्ट्रॉन्ग कर लेना, आप मत पढ़ जाना एग्जाम के, बस आपको कंसेप्ट पढ़ चले जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बट आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग समझना। तो मैं बोल रहा हूँ 50, 60, 75, 90, बात खत्म। और ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स गुडविल बाय। अब यहाँ पे जो एवरेज निकालोगे सिंपल लगाओगे या वेटेड है? क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, ऑलवेज सिंपल। इनफैक्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? बट अगर जब मैं बोलता हूं यहां पे प्रॉफिट 50, यहां पे प्रॉफिट 40, यहां पे प्रॉफिट 60, यहां पे प्रॉफिट 35, ऐसा लिखा है, बात खत्म। और क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ क्या लगाओगे? वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, सिंपल। बट प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, दिख रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है, या अप डाउन हो गया, अप डाउन हो गया, डाउन डाउन अप हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? इन दैट सिचुएशन क्वेश्चन ने बोल दिया वेटेड, तो आपको वेटेड लगाना है, बात खत्म। आपको चैलेंज नहीं करना है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ने बोल दिया वेटेड, तो वेटेड लगाना है, तो वेटेड इसको हमेशा कितना दोगे? फर्स्ट को 1, 2, 3, 4। से एग्जाम्पल ये ईयर 2010, 11 लिखा है, ये ईयर 2012, ये 11, 12 लिखा है, ये लिखा है 12, 13 लिखा है, और क्या लिखा है? 13, 14, ये ईयर्स लिखे हुए हैं। ध्यान से समझना, ये ईयर्स लिखे हुए हैं। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। बट इसको सबसे पुराने वाले को हम 1 वेट क्यों देते हैं, इसको 2 वेट क्यों देते हैं, 3 वेट क्यों देते हैं, 4 क्यों देते हैं? पता है लॉजिक? नहीं, बचपन से बोला है कि वेट ये देना है इसलिए वेट देते आ रहे हैं, दैट्स इट। अगर पहले कहीं पढ़ा है तो टीचर ने बोल दिया इसलिए वेट देना है, बट लॉजिक है इसके पीछे। अब लॉजिक क्या है मुझे बताओ। सबसे पहली बात लॉजिक ये है कि मुझे बताओ सबसे पहले नियरेस्ट प्रॉफिट, मुझे बताओ मैं गुडविल का वैल्यूएशन यहां कर रहा हूं, तो मुझे बताओ आज मैंने 35 कमाया है, तो फ्यूचर में इसके आसपास होने की संभावना ज्यादा है, इसके आसपास होने की संभावना है? समझना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपने आज 2010-11 में 50 कमाया, 2011-12 में 40 कमाया, 2012-13 में कितना कमाया, और 2013-14 में 35 कमाया, तो फ्यूचर में जो मुझे बताओ आने वाले सालों में 2014-15 में जो प्रॉफिट होने की संभावना होगी किसके पास में? सबसे ज्यादा संभावना किसकी होगी? इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी, क्योंकि नजदीक में कौन है? ये, इसलिए सबसे ज्यादा इसको वेट दिया जाता है। सो रटो मत कि नहीं भैया सबसे पहले वाले को ये लॉजिक इसके पीछे भी यार। ये इसको वेट क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना है सबसे ज्यादा किसकी? इसकी। तो सबसे ज्यादा वेट किसको? इसको। और सबसे कम किसकी? सबसे लेट हुआ था ये प्रॉफिट हो 50, पर जो 4 साल पहले था ना, तो उसकी होने की संभावना सबसे कम हुई नहीं हुई, इसलिए इसको सबसे ज्यादा कम वेट दिया जाता है। नॉट दी 1 2 3 4 बचपन में बोला गया इसलिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये वेट देने का लॉजिक क्या है? पॉइंट क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये तो क्वेश्चन ने वेट नहीं बोला है, सिर्फ बोला है वेटेड एवरेज निकालना, तो वेट 1 2 3 4 आप दे दोगे, दैट्स इट। बट अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि इस ईयर को इतना वेट देना है, इस ईयर को इतना वेट देना है, तो आप चैलेंज मत करना। क्वेश्चन ने बोला है इसको 1 देना है, इसको 1.5 देना है, इसको 2 देना है, और उसको 2.5 देना है, तो ठीक है भैया, क्वेश्चन ने जो बोला वो वेट दे देंगे, बात खत्म। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो फिर आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट, अब वेटेड एवरेज होगा। मान लो ये क्वेश्चन सिंपल है, यहां पे वेटेड एवरेज नहीं है, 1 मिनट के लिए
अगर यहाँ पे सिंपल है और मुझे यहाँ से सिंपल एवरेज लगाना है, तो सिंपल एवरेज कैसे निकलता है बेटा, ध्यान समझना। जितने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट है उन सब प्रॉफिट को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। बेटा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर इतना क्या पढ़ा रहे हो, बेटा चीजें क्लियर होनी चाहिए। प्लस कितना बेटा 60,000, प्लस कितना 35,000, डिवाइड बाय कितने ईयर्स, कितने 4 कर दोगे। दिस इज नॉन एज सिंपल एवरेज प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट जब मैं इसी ईयर की बात करता हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर कितना आ रहा है, 1 लाख एवरेज, 1,85,000 डिवाइड बाय कितना 4, दैट मीन्स कितना, यहां पे 4 ही क्यों, क्या कि ईयर कितने 4। अगर मैं ये होता ही नहीं 1 मिनट के लिए तो ठीक है, ये भी नहीं होता, तो फिर ये कितना होता, 150 होता, डिवाइड बाय कितना 3 करता, तो यहां पे कितना आता 50 आता। क्या समझ में आया? दैट्स इट, दिस इज सिंपल एवरेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब मैं बात करता हूं वेटेड एवरेज के लिए। तो वेटेड एवरेज फंडा कब एप्लीकेबल होगा, आओ यही क्वेश्चन है। 2010-11, 2011-12, 2012-13, मान लो प्रॉफिट कितना है 50,000, प्रॉफिट कितना है 40,000, प्रॉफिट कितना है 60,000। जो जस्ट कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी जाता नहीं, हाँ अप एंड डाउन है बेटा, फ्लक्चुएशन आ गया। ऐसा फ्लक्चुएशन था अप डाउन अप डाउन अप डाउन, रेगुलर फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं है। 3 बार से कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर था, चौथे बार में डाउन हुआ, 5 बार में अप हो गया, ये भी फ्लक्चुएटिंग कहलाएगा। अरे 5 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 4 5 अप अप अप, 4th ईयर में डाउन एंड 5th ईयर में अप। बात समझ में आ रही है? और मैंने क्या बोला, अप 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 डाउन अप, अगेन फ्लक्चुएटिंग है। हालांकि सबसे पहले सोचना है नहीं फ्लक्चुएटिंग है नहीं, क्वेश्चन बोलेगा तो वेटेड, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो सिंपल एवरेज, बात ही खत्म। चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहां पे मान लो क्वेश्चन वेट नहीं गिवन, हम 1 2 3 इसको वेट देंगे। इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वेट देंगे तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 50,000, कितना आएगा 80,000, मल्टीप्लाई भी वेट करेंगे, मल्टीप्लाई भी कितना 1,80,000। तो अब जितने ये बेटा ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका क्या है बेटा प्रॉफिट, मल्टीप्लाई भी हमने क्या किया वेट, तो इसको क्या आ जाएंगे बेटा वेटेड प्रॉफिट। अरे बोलो क्या बोलेंगे बेटा वेटेड प्रॉफिट। अब मुझे वेटेड एवरेज निकालना है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज तो वेट सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। तो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है 50,000, प्लस कितना बेटा 80,000, प्लस कितना 1,80,000, डिवाइडेड बाय कितना सम ऑफ वेट, वेट कितना 1 था 2 था प्लस 3, हाउ मच 50, 3,10,000 डिवाइड बाय कितना 6, हाउ मच, दिस इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अरे बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया बेटा, वापस समझाओ पूरे, वापस लाओ वापस, समझ में आया है? दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? तो सबसे पहले बात, हम अभी तो बात कर रहे थे बेटा किसके लिए, मेथड्स ऑफ गुडविल के लिए। तो मेथड्स ऑफ गुडविल के अंदर सबसे पहला हमने जो मेथड डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, FMP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या पॉइंट समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? पक्का श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं नाउ? अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपी? एफएमपी मतलब फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट, और फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट मतलब क्या एवरेज प्रॉफिट। अरे हाँ है ना, बट इसको निकालना सीखना है। बचपन में अभी तक आप क्या करते थे बेटा पता है, कि आपके पास क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट गिवन है, बस इनको मल्टीप्लाई, अगर वेट होता समझना, क्वेश्चन में बचपन में आप क्या करते थे बेटा,
ये तो आपके पास क्वेश्चन है प्रॉफिट गिवन, क्वेश्चन होता है प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो इन तीन प्रॉफिट को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 3 कर दोगे, आ गया सिंपल एवरेज। वेटेड होगा तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आएगा डिवाइड बाय टोटल वेट कर दोगे, आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बचपन में आपके पास ये प्रॉफिट डायरेक्ट गिवन होता था जिसको आपको मल्टीप्लाई करना, जिसका आपको एवरेज निकालना है। बट यहां पे अब बचपन नहीं रहा, अब यहां पे प्रॉफिट आता कैसे ये आपको निकालना आना चाहिए। ये प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा कि यार ये जो हम बोलते ना ये बेटा प्रॉफिट, इतने सालों का ये प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट वाकई में ये वही प्रॉफिट है जिसको मुझे एवरेज करना है। ये बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? मैंने क्या बोला कि ये प्रॉफिट क्या, ये वाकई में वही प्रॉफिट जिसको मुझे एवरेज करना है। क्वेश्चन में भी आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा, बट वो प्रॉफिट ही नहीं होगा जिसका आपको एवरेज करना है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऐसे 3 सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, प्रॉफिट बोलेगा प्रॉफिट प्रॉफिट, तो आप क्या, अरे यहाँ पे भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, कर लेंगे ऐसे क्या? अरे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट होगा, ये वो प्रॉफिट नहीं जिसका हमें एवरेज करना है, इस प्रॉफिट को हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का मुझे एवरेज करना पड़ेगा। क्या समझना? मैंने क्या बोला, ये जो प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको तो हमने बोला था ना भी ये 3 ऐसे सम कर लेना, क्वेश्चन 3 प्रॉफिट होंगे, ऐसा नहीं होगा। ये प्रॉफिट अलग होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उस प्रॉफिट में मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा बेटा आपके यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। बट कैसे किया जाएगा, क्या होगा, यही सबसे ज्यादा सिर दर्द है। अगर वो एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है इसमें मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट का मुझे एवरेज करना है, एवरेज या तो सिंपल होगा या वेटेड एवरेज होगा। बट यहां से यहां पहुंचने की जो जिम्मेदारी है, कैसे क्या क्या किया जाएगा, क्या गोलमाल होगा, बस यही तो गोलमाल समझना है मेरे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बस ये आता तो गुडविल आता, और गुडविल आता तो वैल्यूएशन शेयर आता। अरे नहीं समझा मैंने क्या बोला कि अगर ये आता तो गुडविल आता, और गुडविल आता तो वैल्यूएशन शेयर आता, और वैल्यूएशन शेयर आता है तो अकाउंट्स आता, और अकाउंट्स आता मतलब पास आता, पास आता एग्जाम पास आता, रिजल्ट पास आता। सो जाओ बेटा इधर, बहुत बोर कर रहा हूं ना आज। हाँ पार्टी रख दे, ऐसा करते हैं पार्टी बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्यों फालतू बोल रहा है पार्टी, वैसा बोल रहे हैं, मिलनी दूर है ही नहीं पार्टी। सबको मिलेगी पार्टी, मिलेगी बेटा, चिंता मत करो। पार्टी के लिए भी मना करता ही नहीं कभी मैं, बोलो देता नहीं हुआ बात अलग है, पर मैं कभी मना नहीं किया जीवन में कभी पार्टी के लिए मैं किसी को बेटा अभी तक, है ना? हाँ आयुष बोलो, क्या बोल रहे हो? किसने? शिवम आ जाएगा क्लास में? हाँ। कल से डाउट है ऐसा? हाँ सुनाओ, पढ़ते हैं बेटा। बहुत मजा, बहुत देर से मस्ती कर रहे थे बेटा अपने आप लोग। अब ध्यान से, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कंप्यूटेशन ऑफ एफएमपी, ये आपको आना चाहिए। क्या बात की पढ़े बेटा? छोड़ो छोड़ो, कंप्यूटेशन एफएमपी नहीं पढ़ेंगे, बाद में कुछ और पढ़ते हैं इसके पहले। दूसरी मेथड गुडविल निकालने की, ये कौन सी मेथड थी? दूसरी मेथड का नाम है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी आएगा, क्लियर? तो ना सुपर प्रॉफिट में कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बड़ा सिंपल है। क्या सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या? नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मींस अगेन क्या आएगा? गुडविल। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अब हमें वो समझना है। अब मत गिराओ कैलकुलेटर बेटा यार, है? इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि कुछ फेंकना पड़ रहा है मेरे ऊपर चीज ना। अब मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा इस चीज के बारे में अपन को समझना है। वो जानते तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बट नाखून बनना चाहिए ना, उंगली है तो क्या हुआ बेटा? ऐसा पेन दूसरा करूं क्या? चलो चलो नेल पॉलिश लगाते बेटा, हाँ लाल करके बेटा अपन बेटा। कहां क्या लाओ बेटा, ये लो, ये लो,
चलेगा? बहुत बढ़िया, बस। हाँ, और क्या लगाना है? ये लो, इसका ये हरा कलर का इसका यहाँ पे ये, चलो ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से प्लीज, बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत मस्ती कर ली। हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे क्या करना है बेटा, समझना। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट ऐसे निकलता है कि जो भी आपका एफएमपी है उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो, बात खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगेन क्या है, यहाँ पे सीरियल आ गया, एफएमपी यहाँ पे भी आना चाहिए। तो बताओ सुपर प्रॉफिट क्या एफएमपी के बिना अधूरा है? मैं पूरा अमालगमेशन इसके, अमालगमेशन नहीं सॉरी, पूरा गुडविल इसके बिना अधूरा है। वो समझ में आया? तो ना हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफएमपी? मतलब फ्यूचर मेंटल प्रॉफिट भी पढ़ा ना हमने बेटा, डिटेल करना डिस्कशन बाकी है। बट अगेन नया क्वेश्चन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट? आओ इसके बारे में बात करते हैं। इस बार इसके नेल पेंट कौन सा कलर का होगा? येलो ग्रीन। बहुत बड़ा नाखून बन गया था। अरे हाँ, नाखून बढ़ता भी तो है। अरे ये यहां तक तो उसके नाखून बढ़ गए बेटा, बात करता हूं। नहीं वो दिखती है बेटा, अंदर देखो ना, नहीं है बेटा, आप देखो यहाँ बाहर से ऊपर ऊपर ही दिख रहा है बेटा। नाउ ध्यान से, अब सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट? द नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई NRR. Sir, what is the meaning of the NRR? Right? ब्लैक नेल पेंट होती है क्या? तो कितनी जल्दी आवाज आई बेटा। चलो ठीक है बेटा, अगर पसंद नहीं है तो थिनर लगा के साफ कर देना बेटा। एनआरआर मतलब क्या बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या सर ये हमें निकालना पड़ता है? नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो मैं निकालना सिखा भी दूंगा, पर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी भी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बात करता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या? सर हमें पता है वो परसेंटेज होगा, जो भी परसेंटेज दिखा उस परसेंटेज थोप देंगे, बात खत्म। पर उस परसेंटेज को थोपते क्यों है यहाँ पर, क्या लॉजिक पता है? तो मुझे पता है। तो सुनो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यह होता है कि इस इंडस्ट्री में आप काम करो, इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा इतना परसेंट तो प्रॉफिट कमा के निकलेगा। से एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में एंगेज हो तो बट 100 रुपए का माल बेचो, 60 रुपए प्रॉफिट कमा के निकलोगे। अरे इंडस्ट्री का प्रॉफिट नहीं होता ना। से एग्जाम्पल हम बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर 100% प्रॉफिट। अरे बट ऑब्वियस, हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें, क्या कोचिंग इंडस्ट्री फीस तो आदमी से बोल ही तो रहा हूं, और क्या कुछ जा रहा है क्या? मेरा नोट्स जा रहे हैं, मुश्किल 10-20 रुपए के नोट्स होते होंगे। मुझे बताओ, उसके अलावा कुछ भी तो नहीं है, क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो मेरी 100% एनआरआर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कितनी जल्दी आवाज आई सर है? दूसरी कमाई बहुत जल्दी दिखती है बेटा। तो ना समझना, तो एनआरआर का मतलब क्या? जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसके अंदर इस कोई भी व्यक्ति पैसा कमाएगा तो इतना तो कमाई लेगा। सो एग्जांपल कहने का मतलब ये, अगर आप बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हो और उस इंडस्ट्री का एनआरआर कितना परसेंट है? 20%। सो एग्जांपल, एक किसी कंपनी का, किसी इंडस्ट्री का एनआरआर गिवन है कितना परसेंट? इंडस्ट्री रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना परसेंट? 20%। मतलब जितना लगाओगे उसका 20% कमा के निकलोगे। इस इंडस्ट्री का ट्रेंड है, इतना प्रॉफिट तो होता ही होता है। अरे नहीं आया समझ में? तो से एग्जांपल मेरा ऐसा बोलना कि से एग्जांपल, मैंने अगर 5 लाख रुपए कमाया तो 5 लाख का 20% कितना? 1 लाख तो मैं कमा के निकलूंगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, हर कोई कमाएगा। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? तो ये प्रॉफिट तो हर कोई कमाएगा ना, जो लगाएगा वो कमाएगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हुआ है?
Are you getting my points? So that means 5 lakh का 20%, that means कितना, how much rupees? 1 lakh. This will be ultimately क्या बनेगा बेटा आपके पास? Goodwill. And I'm not sure. This will be your क्या बनेगा बेटा? Normal profit. तो 5 लाख पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एग्जाम में क्वेश्चन चल के नहीं बोलेगा इतना पैसा लगाया लो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी निकालना पड़ेगा. Are you getting my points? मैंने क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड दो टाइप की हो सकती है. ये कैपिटल एम्प्लॉयड या तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, या ये कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी. मैंने क्या बोला? जिस कैपिटल एम्प्लॉयड की बारे में बात करें, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे या तो एवरेज लेंगे या फिर क्या लेंगे, वेटेड, आई एम सॉरी, एवरेज लेंगे या फिर क्या लेंगे बेटा अपने यहाँ पे, क्लोजिंग. सो एवरेज लेंगे या क्लोजिंग, क्वेश्चन बोलेगा. क्वेश्चन ने बोला क्लोजिंग तो क्लोजिंग, क्वेश्चन ने बोला बेटा एवरेज तो आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, बात खत्म. तो क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होती बात करेंगे. एक बात बताता हूं ध्यान से. अब हम बात करते हैं किसके लिए, सर ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे डिस्कशन करना है. तो सर कैसे निकलती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बचपन से निकालते आ रहे हैं बेटा, हमने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा. क्लोज ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स क्या बन गया, एवरेज. तो इतना आसान आपके एग्जाम में नहीं आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आएगा क्या ये बता दो पहले, वही पढ़ लेते. धीरे वहां पहुंचेंगे बेटा, और समझ में आया बेटा. तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या, तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये, दिस इज द क्लोजिंग बेटा. ये तो क्लोजिंग तब निकलेगा ऐसे जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी हो, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी हो, डिवाइड बाई 2. आपको दिखने में बहुत आसान है, पर मेरा बोलना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया ज्यादा अच्छा है. ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हेल्प से क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है. बट इसका एक तरीका तो यही है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 के बारे में किससे बात करेंगे बेटा अपन, ऑप्शन नंबर 2. अब ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से क्लोजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला कैसे जाएगा, इसके निकालने के दूसरा तरीका एक और है, और जनरली एग्जाम में यही तरीका आपको यूज करना है. और समझ आया आंसर बेटा, वो तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी. तो समझना वो तरीका क्या है ध्यान से. ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, निकालते हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज या क्लोजिंग, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. जितना अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, और जो मैं बोलूं उसको देसी भाषा में उसके पास लिखते रहना. रिवीजन में ये चीज सब काम आएंगी, इसलिए ध्यान से समझना. पर्टिकुलर एन अमाउंट, ध्यान से एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझने का. ए फॉर असेट्स, हम असेट्स की बात करेंगे. हम यहां पर ऑल असेट्स एक्सेप्ट फॉलोइंग at new value if available, नहीं तो बैलेंस शीट वैल्यू. समझो तो मैंने कुछ लिखा है आपको ऐसे लिखने का. ऑल असेट्स एक्सेप्ट फॉलोइंग, एक्सेप्ट फॉलोइंग कौन कौन सी मैं बात करूंगा, जो भी आएगी बात करूंगा. ऑल असेट्स को लेना है और किस वैल्यू पे, न्यू वैल्यू पे. अगर इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल होगी तो, अगर न्यू असेट्स की मतलब जो भी असेट्स आपके पास गिवन है उसकी न्यू वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो भैया जो बैलेंस शीट की वैल्यू उतने पे लेना पड़ेगा, बात खत्म. अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है. आपको जो बैलेंस असेट्स है उन असेट्स को यहां पे लेना है, इनको छोड़कर न्यू
वैल्यू इफ अवेलेबल, नई वैल्यू अगर आपके पास अवेलेबल है तो, अगर नई वैल्यू अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो बैलेंस शीट में असेट्स आ रही है उसी वैल्यू पे लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। और इसको बोल दो न्यू वैल्यू के साथ साथ ब्रैकेट में दो रिवैल्यूड वैल्यू पे, बेटा लिख दो एक वर्ड रिवैल्यूड वैल्यू। किसे बेटा? रिवैल्यूड न्यू वैल्यू इफ अवेलेबल, नहीं तो बैलेंस शीट वैल्यू पे लिया जाएगा। और न्यू वैल्यू को बेटा रिवैल्यूड नाम से भी, रिवैल्यूड असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात? इतना अच्छा पढ़ा हूं कि मेरी आवाज से नींद आ रही है, या बहुत बुरा पढ़ा हुआ इसलिए नींद आ रही है? बुरा पढ़ा रहे हो क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां होने के बाद मैंने क्या बोला? एक्सेप्ट फॉलोइंग असेट्स। फॉलोइंग असेट्स को लेकर नहीं जाएंगे। पहला गुडविल। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, ध्यान समझना, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो गुडविल को छोड़ के सारे असेट्स ले लेंगे। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको भी लिखेंगे नहीं, तो मतलब सर नॉन ट्रेड को लिखेंगे नहीं, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लिखेंगे। यस, मैंने एक्सेप्ट फॉलोइंग बोला, पहला गुडविल बोला, दूसरा क्या बोला? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लेकर जाएंगे, अगर नॉन ट्रेड होगा तो नहीं लेके जाएंगे। सर क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है, क्वेश्चन तो बोला ही नहीं है ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल एज्यूम दैट सच इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जस्ट नोट डाउन, लिख लो इस पॉइंट को फटाफट से बेटा। क्या कि सर अगर इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ये ट्रेड है या फिर कौन सा है? नॉन ट्रेड। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल एज्यूम दैट द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल बी क्या होगा बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है ट्रेड है या नॉन ट्रेड, तो उस सिचुएशन में उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या मानेंगे बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो हाँ ना? क्लियर। तीसरा fictitious assets. Example, discount on issue of shares, underwriting of shares, underwriting commission, P&L का डेबिट बैलेंस, preliminary expenses, deferred advertisements expenditures. Following item not including in the assets. The first one is goodwill, second is non-trade investment, and third is the fictitious assets. ये तीन आइटम नहीं आएंगे। और fictitious assets का एग्जाम्पल सारे लिख दिया बेटा यहाँ पे। बेटा अरे नहीं आया समझ में? बोलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे हाँ है ना? तो बेटा मैंने बोला ध्यान से, एक्सेप्ट फॉलोइंग असेट्स। क्या इज इट क्लियर? अरे बोलो, लिखना था क्या? वापस लिखो एक बार, लिखना था? सभी का हो गया लिखा हुआ ना? वापस लिखो। बोल जाओ तो एक्सेप्ट फॉलोइंग कौन कौन सी बेटा मैंने बोला यहाँ पे? पहला कौन सा बेटा? गुडविल। वापस लिख देता हूं बेटा। फिर कौन सा आपके पास बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड नेक्स्ट कौन सा बेटा? क्या समझ में आया? इसको बोलेंगे टोटल ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे? टोटल ऑफ ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? पॉइंट नंबर बी, लाइबिलिटीज। जिन्होंने मुझसे अमालगमेशन पढ़ा हुआ है तो उनको ये चीज समझ में आई कुछ देर के बाद, देखना भी। लाइबिलिटीज ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी। क्या लाइबिलिटी कौन सी आएगी? ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी आएगी। सर आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब क्या? बोलो।
वापस बोलना एक बार बेटा। ओनली आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सर आपको आता ही नहीं है समझना। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रपोज डिविडेंड को छोड़ के सब लायबिलिटी यहां पे आएगी। हाँ तो नाउ समझना ध्यान से। तो यहां पे क्या आएगा ध्यान से, लायबिलिटीज के अंदर तो लायबिलिटी में कौन कौन सी लायबिलिटी आएगी? ओनली आउटसाइड लायबिलिटी, बात खत्म। मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, दोस्तों बैंक ओडी, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटसाइड लायबिलिटी है, समझ में आया? प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं आएगा, लिख के काटना। या प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा नाम से है या प्रोविजन फॉर डिविडेंड के नाम से लिखा है, डरना नहीं। डिविडेंड तो लेस होकर नहीं आएगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डिवेंचर्स, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस होगा? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस होगा? बोलो। क्या P&L माइनस होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस होगा? DRR माइनस होगा? CRR माइनस होगा? नहीं। अरे उससे इससे ज्यादा बेटर मैं सिंपल और नहीं कर पाऊंगा। और कुछ लिखूं क्या? बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर। तो ये क्या बन गया? बोलो, टोटल ऑफ बी। क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो ना, बोलो, क्या सभी को समझ में आया? क्लियर। सभी ने यहां तक लिख लिया, तो क्या मैं मिटा सकता हूं ध्यान से? तो से एग्जाम्पल लिखना है बेटा, लिखो। तो नाउ वी कैन से द टोटल ऑफ बी, यहां लिख दो शॉर्ट में भी समझने के लिए बेटा, मेरे पास जगह कम है इसलिए। अरे बोलो, तो मुझे बताओ क्या इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ए माइनस बी? सर आप तो मुझे एवरेज सिखा रहे थे, क्लोजिंग कहां से आ गया? मैंने इसलिए बोला कि क्लोजिंग समझाना था, तो मैं एवरेज समझाऊं तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर आपको बोला है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल यहां तक निकल जाएगी, आगे सॉल्व मत करना। अरे बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन ने बोला होगा क्लोजिंग, तो क्लोजिंग यूज करने का। फिर बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? क्या पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? तो क्लोजिंग बोला है तो क्लोजिंग लिख देना, दैट्स इट। अगर आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोला होगा तो इसमें फर्दर कुछ एडजस्टमेंट करने का और फिर निकालने का। क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ध्यान समझना, ध्यान से। इसमें से लेस किया जाएगा, लिखना मत, सिर्फ समझने ध्यान देना बेटा। मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, कुछ समझाऊंगा ध्यान से, और एक ही बार समझाऊंगा कि मैं घर से रट के आया हूं बेटा। अगर वो मैं कहीं बीच में अटक गया तो फिर मैं भी अटक जाऊंगा बेटा, इसलिए एक बार समझ लेना, मैं दूसरी बार समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए ध्यान से। एक ही बार समझाऊंगा, समझ में आया अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात। अच्छी इसलिए बात, क्वेश्चन करेंगे नहीं फिर एग्जाम में अपन, इसलिए। हाँ सर, ध्यान से समझना। लेस 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ये क्या लिख दिया सर? क्या लिखा? 1/2 मतलब आधा। किसका? रेक्टिफाइड प्रॉफिट। हटाओ, छोड़ो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आधा। क्या समझ में आया? पर ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो रेक्टिफाइड में सही होना चाहिए, दैट्स इट। अरे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने क्या बोला? एक मिनट के लिए हटाओ उसको। जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का उसका हाफ कर देना, बात खत्म। पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बात खत्म। तो रेक्टिफाइड, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी सही है तो क्या रेक्टिफाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। अगर गलत होगा तो रेक्टिफाइड करना पड़ेगा। अरे बोलो। तो दैट मीन्स रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या? 1/2 यहां से लेस करने का, देन जो अमाउंट आने का उसको बोलने का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सब फालतू में डरा रहे थे आप तो, खत्म हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको हाफ करने का। बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर वो गलत तो उसको सही करो, और सही को फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद जो आएगा उसको यहां पे लेस करने का, देन जो अमाउंट आने का सच अमाउंट को बोलने का क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब से एग्जाम्पल बड़े ध्यान से समझना, ये सब बना दो ना। ये देखो, क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड समझा चुका हूं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे ये समझाना सर रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। और एक फॉर्मूला कौन सा बेटा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल डिवाइड बाई 2 करने का। अरे बोलो ना। अरे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी और मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट भी होगी, तो मुझे यही फॉर्मूला यूज करने का। तो मुझे से एग्जांपल, मेरे पास जब क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स ले रहा हूं, लायबिलिटी ले रहा हूं, तो ऐसे क्या होगा? मैं ओपनिंग बैलेंस शीट की ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2, दिस विल बी क्या? एवरेज। अरे बोलो ना, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर, दिस द पॉइंट। इस चीज के बारे में आपको समझना है। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, सही या गलत? से एग्जांपल, सबसे पहले बात तो क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। क्या गिवन होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीस कितने का? 5 लाख का। दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला है इसमें। नहीं बोला है गलत है सही, तो क्या जब कुछ ना कुछ बोला ही नहीं तो गलत मानेंगे या सही मानेंगे? सही मानेंगे। तो सही का 1/2 लेस यहां करेंगे, देन अमाउंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे? क्या समझ में आया? बट क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें इंक्लूड रॉन्गली डेबिट ₹50,000। क्या बोला? रॉन्गली डेबिट 50,000। तो मुझे बताओ, डेबिट कर दिया, गलत डेबिट किया। अगर डेबिट नहीं करता प्रॉफिट बढ़ के आता है कम होके आता? अरे बोलो, अरे गेटिंग माय पॉइंट्स? और क्वेश्चन में ठीक है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स 5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग रॉन्गली डेबिट रुपीज कितना बेटा? 50,000। तो मुझे बताओ, मैंने 50,000 रुपए का अमाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया जबकि डेबिट मुझे नहीं करना था। अगर डेबिट में नहीं करता तो मैं प्रॉफिट बढ़कर आता है कम होके आता? अगर मैं यहां पे बोलता रॉन्गली क्रेडिटेड तो मेरी इनकम बट ऑब्वियस ज्यादा बढ़ के आई जबकि बढ़ के नहीं आनी चाहिए थी। जबकि बढ़ गए तो क्या करेंगे? इसको लेस करूं या ऐड? लेस। अगर मैं जब यहां पे डेबिट वर्ड यूज बोल दूं तो मुझे बताओ नहीं होना चाहिए था, फिर भी डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, प्रॉफिट कम आ रहा है जबकि प्रॉफिट मुझे और बढ़कर आना चाहिए था। तो मुझे बताओ, क्या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गलत है या सही है? तो क्या मैं इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5 लाख रुपए को, मान लो इस 5 लाख रुपए में क्या इस खर्चे को वापस से मैं ऐड कर दूं तो क्या मेरा प्रॉफिट 5,50,000 रुपए आ जाएगा? तो क्या मैं इस 5,50,000 का 1/2 कर दूं? गलत।
गलत। अरे मेरे बेटा मुझे बताओ, इस एक्सपेंसेस को जब मैंने डेबिट किया होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस किया होगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस किया होगा? अरे खर्चे माइनस कब होते हैं? टैक्स को लेस करने के बाद होते हैं, टैक्स से पहले? अरे टैक्स के, अरे ये खर्चा जो माइनस करते हैं, ये खर्चे हम जो माइनस करते हैं, तो जो खर्चे माइनस करते हैं टैक्स लगाने के बाद खर्चे माइनस करते हैं, टैक्स से पहले खर्चे माइनस करते हैं? तो एक बात मुझे बताओ, तो ये प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स? तो मुझे सबसे पहले तो ये ट्रिक गलत, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कहां पहुंचना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचना पड़ेगा। और यही तो गलतियां होती है एग्जाम के अंदर। मैं ऐसा आपको ऐसे सोच रहा हूं, सोचते जा रहे हो, बात खत्म, उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हो आगे। तो सर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अब ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करूं या लेस? ऐड करेंगे उस एक्सपेंडिचर को, बोलो जवाब दो। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट आएगा इसमें से हम क्या करेंगे? टैक्स को वापस से माइनस करेंगे। सच प्रॉफिट इज नॉन एज रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसका 1/2 वहां से लेस किया जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हसन, सब कुछ ओके? तो दैट मीन्स मुझे बताओ, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले कहां पहुंचना पड़ेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो खर्चा आपने गलत या इनकम गलत किया उसको सही करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें टैक्स माइनस करोगे, देन जो प्रॉफिट आएगा, सच प्रॉफिट इज नॉन एज ए रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 1/2 बड़ा गलती हो जाएगी। क्यों? आपने टैक्स माइनस किया, दैट याद करो बेटा, रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मुझे 1/2 माइनस करना है, ना कि रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे खिचड़ी बन रही है, मुझे पता है, बननी भी चाहिए। अपन खिचड़ी में इसको हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे बेटा, और हैदराबादी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है। अब खिलाएंगे आपको आज। तो ना समझना, तो ये टैक्स के बाद लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, सच इज द रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या 1/2 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 1/2 आपको यहां पे करना पड़ेगा। देन जो अमाउंट आएगा, सच इज नॉन एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको समझ में नहीं आया पता कुछ? बट अब सबसे मुद्दे वाली बात तो यह है कि सर इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम यहां पहुंचे कैसे हैं? ये एक सबसे बड़ा सिर दर्द अभी तो बेटा। अभी तो मैंने कंसल्ट इस चैप्टर के भी शुरुआत ढंग से नहीं की मैंने अभी तक। सर इतने कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन तो वहां पे कंसल्टेशन में नहीं थी। सबसे आसान चैप्टर मेरे हिसाब से, उससे आसान चैप्टर बना ही नहीं जीवन के अंदर कंसल्टेशन से। तो मजाक नहीं कर रहा हूं, सब कुछ तो उसमें गिवन होता है, कुछ करना ही नहीं होता है। ये क्या है देखना, अभी इस क्वेश्चन को मैं अभी थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए चैप्टर है कुछ, क्योंकि चैप्टर आप हल्के में ले लोगे ना तो हवा में। जनरली बच्चा इस चैप्टर को वैल्यूएशन गुड चाहिए तो आसान चैप्टर है यार, बच्चा ये बोलता है। पर मैं बोलता हूँ अच्छा चैप्टर नहीं है ये, बहुत धमाकेदार चैप्टर है बेटा। एक एक कंसेप्ट क्लियर बेटा। हाँ, शुरू के 2 दिन तक दिक्कत आएगी सर, एक एक चीज समझना है। 2 दिन बाद तो आप ऐसे खेलोगे इस चैप्टर के साथ, ऐसा इससे आसान चैप्टर नहीं है, ये मेरी गारंटी है। गारंटी है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ चैप्टर के लिए भी, इससे आसान चैप्टर नहीं है। सिर्फ 3 दिन पार कर लो उसके, बस 3 लेवल है बेटा, बस 3 दिन का बेसिक एंड चैप्टर इज ओवर। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप खुद बोलो सर होमवर्क दो होमवर्क दो होमवर्क दो, देखना वैसा बोलोगे। सर एक नहीं 5-5 तो भूख लग रही है मुझे खाने के लिए सर, ये मेरी गारंटी। आप बोलो सर क्या होगा 1 से, क्या होगा 5 से, आप तो पूरे क्वेश्चन दे दो। कितने क्वेश्चन है? 28-30 क्वेश्चन होंगे मेरे साथ नोट्स में। कितने क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन है, 30 10 दिन में खत्म देना चाहिए। 10 दिन में नहीं, फिर 3 दिन में खत्म। एक दिन में 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खत्म। एनीवे अब बढ़ते हैं बेटा ध्यान से, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे से नहीं भटकते। सबसे पहले मैंने जितना पढ़ा उसको शॉर्ट रिवीजन कराता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखना, आप नोटबुक मत देखना, मैंने सबसे जितना पढ़ा उसको रिवीजन करते हैं अपना। सर अकाउंट्स में कौन सा रिवीजन होता है सर? रटा रहे हो आप तो सर।
रटवा रहा हूं मैं अकाउंट्स, ध्यान से। हाँ, कौन बोलता है? आयुष बोलता है। ध्यान समझना, हम बात करता किसके लिए? वैल्यूएशन गुडविल के लिए। कुल कितनी मेथड्स? जितनी मुझे नहीं पता कितनी पढ़ाई अभी तक? 2। पहला कौन सा? सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड का गुडविल कैसे निकलने का? एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर निकालना। नंबर ऑफ निकालने के 2 नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा। मान लो कभी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स गिवन ना हो, ऐसा हो चुका है एक बार, आज से 3 टाइम पहले की बात है। आज मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से बेटा। आज से 3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन में बोला था गुडविल निकालो बाय सिंपल एवरेज मेथड्स। एफएमपी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन थी और क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं था। बच्चों ने बोल दिया क्वेश्चन ही गलत है। जबकि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं होता, आपका एज्यूमेशन करेगा 2 साल या 3 साल या 5 साल, कुछ भी मान लो। लिख के आना था बस वहां पे इतना। और बच्चों ने बोला क्वेश्चन गलत है, बोनस मिलेंगे। बोनस में एक अटेम्प्ट बोनस नहीं मिल गया उनको। बोनस मिला है ना, किसका? अटेम्प्ट का बोनस मिला है। तो ध्यान से, ये अगेन मैं फिर बोल रहा हूं, लिखने का वहां पे अगर नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो किससे निकलेगा? एजम्पशन से निकलेगा। क्या लिखोगे? 2 साल या 3 साल या 5 साल। सर 4 साल नहीं मान सकते क्या? अरे मान सकते हो। क्या 1 साल नहीं मान सकते हैं? क्या मान सकते हो। पर जनरली लाइफ में 3 या 5, 2, 3 या 5, जनरली 3 और 5 माना जाता है। और कुछ गिवन ना हो तो आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी पड़े। सो 50 साल मान सकते हैं क्या? कुछ भी मान सकते हो, पर जनरली 3 साल या 5 साल माना जाता है। ध्यान समझना, आज से 3 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट पहले पेपर देखोगे बेटा, ध्यान से। तो यही तो चीज है बेटा, अपन से बनने से। ये क्यों एक एक चीज बारीकी बता दूंगा, आपको एग्जाम में कुछ भी हो तो आप निकाल पाओगे। जनरली बच्चा क्या सोचता है कि ठीक है क्वेश्चन गलत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। जब क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कितना मानोगे? 3 साल या कितना बेटा? 5 साल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ अगला पॉइंट बात करते हैं। तो नाउ एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दिस विल बी गुडविल बाय नेट एथर्स। नेट पेमेंट क्या बोल रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं बेटा? एवरेज मेथड से एफएमपी निकालने के 2 तरीके हैं, या सिंपल एवरेज से या फिर किससे बेटा? वेटेड एवरेज से। फिर हम बात करते हैं किसके लिए बेटा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट किस निकलेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर, दैट्स इट। आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सॉरी, एफएमपी माइनस क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स इट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा। सर हमारा टाइम में ऐसा हुआ एनआरआर भी गिवन नहीं है, तो बताऊंगा तरीका उसको निकालने का भी। निकाल लेंगे कैसे, बताएं? निकालना बताऊंगा कैसे निकलता है बेटा, इसका भी तरीका आपको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्लोजिंग, में भी क्या बेटा? ओपनिंग, नहीं एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अरे हाँ है ना। बट इसका दूसरा तरीका भी है, पहले क्लोजिंग निकालो, क्लोजिंग में से 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को माइनस करो, दिस विल बी क्या बन जाएगा? एवरेज। बट सर क्लोजिंग कैसे निकलती है? सारी एसेट्स को लिखो, बट फॉलोइंग 3 आइटम को मत लिखो। गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा किसको बेटा? दैट्स इट। लायबिलिटी में ओनली आउटसाइड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं आएगा, रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा और प्रपोज डिविडेंड नहीं आएगा। लिख दो सारी लायबिलिटी। बैंक क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। खत्म। इतना ही तो पढ़ाया मैंने अभी तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो नाउ अब सर ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, ये निकालना सीखना बाकी है। ध्यान से, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे गलती है। अब मान लो कैसे निकाला जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ध्यान समझना, यही क्वेश्चन है। ध्यान से, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, मैं आप लोगों से चाहूंगा आप लोग खुद निकालोगे। क्वेश्चन आपके सामने ही है, आप लोग खुद निकालोगे और कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। सबके पास कैलकुलेटर है, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, इंक्लूडिंग रॉन्गली डेबिट एक्सपेंडिचर ₹50,000 और रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन में गिवन है। कोई किसी की बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा? 50%। एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 50%। कंप्यूट रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जस्ट नोट डाउन, अरे जस्ट सोल्व। कोई किसी की हेल्प नहीं बेटा, बोलना नहीं, आप नोटबुक में सोल्व करो। आप आपकी नोटबुक में सॉल्व करें। नोटबुक मतलब रजिस्टर में,
ठीक है, और कोई किसी की हेल्प ना करें, क्योंकि हेल्प करोगे पता कुछ मतलब नहीं, फिर आप अपने दोस्त को फेल करा रहे हो, दैट्स इट, इसका मतलब ये है। तो कोई किसी की हेल्प ना करें, बस सेल्फ करो। गलती होगी तो सीखने का मजा है बेटा। पहला आंसर आया मेरे पास, पहला आंसर आया 4,75,000। दूसरा आंसर आया 5,25,000। तीसरा आंसर आया मेरे पास 4,50,000। बोलो 4,50,000। फोर्थ आंसर आया मेरे पास 5,25,000 आ चुका है, 475 भी आ चुका, 450 भी आ चुका है। और सबसे पूछूंगा, सबका होना चाहिए, गलत सलत कुछ बोलना सभी को है। सॉरी 2,75,000, 4,75,000। $950, 5,50,000। हाँ 5,85,000। 15, 550 या 515? 550, 5,25 है। पंकज यस बड़ा सविता आपका 5,25,000, 9,50,000। $7,25,000। यस अपना 5,25 अपना, 5,25 अपना, 5,25 अपना बेटा, 5,25 5,25 9,50 9,50 ठीक है। आ ही नहीं रहा है। हाँ लेके आओ, कहां से लेके आओ, कहां से आ सकता हूं, लेके आओ। 8,50,000, 3,50,000, ये जवाब चाहिए था मेरे को। मैं भी वही जब आप ये कैलकुलेट कर रहा था मैं खुद भी। यस 525, यस बेटा पूजा 525 आपका आ गया। 3 लाख, 3,50,000, 3 लाख। शायद मैं भी यहाँ 3 या 3,50 कुछ सोच रहा था, आपने कुछ निकाल नहीं पाया, और ठीक है इसके आसपास ही। यस हाँ अपना 525 प्रिया 3,05,75 शुभी आप तो 525 बोला था। 2,75,000 ये भी आ सकता है। हसन 475, यस दीक्षा 525, यस निकिता 525, 525, 475। पंकज सो गए बेटा, 425 चेंज है कि नहीं, ऑप्शन नहीं है। 4,25,000।
यस अदनान बेटा लिखा हुआ है अदनान बेटा 950 में बोला था आपने शायद। यस यस बेटा आपका 425 दिखा कहीं है? हाँ है। 450 यस सभी का हो गया, सबसे पूछ लिया। हाँ 3 लाख ठीक है। हाँ अपना 325। द करेक्ट आंसर इज 5,25,000। द करेक्ट आंसर कितना? 5,20,000। किस किस का आया? अरे क्या 425 आपका करेक्ट किया है, याद रखता हूं मैं उसका आंसर। हाँ 525। पहले क्या मतलब हो रही है क्या? हम क्लास में कुछ भी करते हैं, एग्जाम में जो करते हैं वो काम का होता है लास्ट में। ठीक है 525 आएगा। कैसे आएगा बता रहा हूं ना बेटा, इसलिए तो दिया है। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, क्या ये 5 लाख रुपए ध्यान से टैक्स लगने के बाद का है पहले का? बाद का है पहले का? अगर मैं 100 रुपए कमाता तो टैक्स रेट 50 रुपए है, तो अल्टीमेटली 50 रुपए कटने के बाद 50 रुपए होता। तो दैट मीन्स क्या दिस अमाउंट इक्वल टू 50 रुपीज। अगर मैं बोलता हूं ये अमाउंट 50 रुपीज के इक्वलेंट है तो 100 रुपीज के इक्वलेंट होता, तो क्या होता? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता। सोचना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ। अगर नहीं तो सिर खुद जाओ, थोड़ी देर लग जाएगा बेटा। खुदाओ सिर थोड़ी देर बेटा। सेम खुदला रहे हो? नहीं ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं ध्यान से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितने रुपए का बेटा? 5 लाख रुपीस का। तो टैक्स लगने के बाद का है पहले का? तो अगर मान लो लेट एज्यूम अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो 50 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ता। तो मुझे बताओ ये 50 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? 100। अरे हाँ है ना। तो दैट मीन्स ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख रुपए के बराबर है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा बेटा? 10 लाख होगा। क्या खर्चा मैंने ज्यादा डेबिट कर दिया? प्रॉफिट ऑलरेडी कम होके आ रहा है, कम करना बाकी है। कम होके आ तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए का बेटा? 50,000 रुपए का। तो क्या मेरे पास यहाँ पर 10,50,000 रुपए आया, तो क्या मैं इस पे मैं टैक्स लगाऊंगा 50% से, तो 5,25,000 रुपए लगेगा। तो क्या अल्टीमेटली क्या 5,25,000 रुपए आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या टफ था? नहीं था ना? एक क्वेश्चन और लो फिर। हाँ उतार लो उसको। ये बहुत फंडामेंटल मिस्टेक है। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना नहीं आता, समझना वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल नहीं आता है। क्यों? एफएमपी निकालने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका रोल होगा बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने का। सर ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा कुछ देर के बाद। आया था दिमाग में? नहीं आया था? बाद में नहीं आया था। समझ में आई बात? मुझे ये तो एक्सपेक्ट था ये आंसर आता, इन दिनों से ये आंसर आता बेटा। बिकॉज बच्चा क्या सोचता है कि आप 5 लाख रुपए है तो टैक्स है 25,000, तो 50% माइनस कर देते 2,50,000 रुपए। पता नहीं कैसे सोच के 250 आया, फिर कैसे आया समझ में नहीं आया मेरे को। फिर आपने क्या किया? 50,000 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। नहीं यार मैं तो ला ही नहीं पा रहा हूं चाहकर भी बेटा यार। मैं चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। ये 350, 3 लाख, 275 चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की गलत करने की, फिर भी नहीं हो पाया। पता नहीं, कोई बात नहीं थी, नहीं हो पाएगा आपसे, है ना? ना हो पाएगा। हाँ ठीक है बेटा, ऐसा बोल देते हैं। 3 बज गया। अरे यार 2 मिनट ही बेटा, छोड़ रहा हूं। चलो बताओ कितना आएगा? अच्छा कुछ दिया नहीं क्या मैंने? अरे नहीं होमवर्क नहीं यार, आपको ऑलरेडी कितना लोड होता है यार बेटा। रेट ऑफ टैक्स इज 40%। रेट क्वेश्चन सेम। हाँ रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट बेटा? 40%। श्योर? श्योर?
650 530 650 कैलकुलेटर खेल लिया नया, वेरी गुड, शाबाश। नहीं यार बेटा, ऐसा तो हो सकता है बाबा जन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा क्यों करते हो सर? वो भी तो बोलते उसकी बात मान लेते हो। हाँ कितना? हाँ आ गया आपका 650। द करेक्ट आंसर 4,11,1,000 41,000। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखते, हाँ दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। आओ देखते हैं 7,80,000। आओ देखते हैं, अगर मेरा टैक्स आज मेरी इनकम 100 रुपए होती तो 40 रुपए टैक्स लगता, तो क्या ये अमाउंट 60 बराबर का होता? तो मेरा 5 लाख रुपए 60 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होता? अरे 5 लाख 60 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना? हाँ अरे बोलो ना। 8,33,333। क्या आया समझ में? एक्सपेंडिचर 50,000 का ऐड किया, कितना आया बेटा? 8,83,333। इसमें लेस करो 50%, 50% लेस होगा। लेस तो आज भी कितना होगा? 40% ही होगा, क्यों? वहां रेट कितना कितना है? 35। 3,53,333। हाउ मच? 5 लाख। क्या किसी का आया? एक का आया था, एक बस आया था, तो आया था। अगर इतना माथा बच्ची नहीं, आप लोग सही है, ऐसे हमें नहीं आता करना। एक फॉर्मूला लिखो, ये लॉजिकली समझाया था बेटा। अब रेक्टिफिकेशन करो, देखो सुनो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100 1 माइनस टी। 100 माइनस टैक्स रेट आ जाएगा। हाँ निकल जाओगे। बोलो समझ में आया? तो भी ये आंसर आएगा सर। कैसे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा आपके पास? 5 लाख रुपए। देखो मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। 100 माइनस टैक्स रेट कितनी परसेंट थी? 40। देखो इतना ही आ रहा होगा यार, क्या उतनी पढ़ाया मैंने? देखना एक बार। अरे नहीं आया समझ में? नहीं आया यार, नहीं आया। हाँ बेटा नहीं आया समझ में? एक बार हो। देखो बेटा मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई 100 माइनस क्या? रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाई 100। 100 या क्या? पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बेटा? 5 लाख रुपीज है। मल्टीप्लाई 100 तो होना है, डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट है? 40%। तो माइनस 40 किया। तो एक बात बताओ, यहां पे अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई कितना? 60। आया समझ बेटा? और फिर भी लॉजिकली और समझना हो तो क्लास के बाद मैं आपको ले लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।